दोस्तों नमस्कार। बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों आगामी बिहार पीसीएस की प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय हम लोग बिहार स्पेशल के विविध प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इस संबंध में हमने 2 वीडियो पहले बनाया है। यह हमारी बिहार विविध को लेकर तीसरी वीडियो है। इसमें हम मिसेलेनियस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसकी बिहार पीसीएस प्री परीक्षा को पास करने के लिए बड़ी उपयोगिता है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, वह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस शिलालेख में किया है? तो यह किया है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की चर्चा है और 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। यह भी ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध का भी वर्णन है 13वें शिलालेख में। ठीक है ना, और इसी में उसने अपने सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का भी उल्लेख किया है। जैसे अशोक ने बताया है कि अंतियोक उस समय सीरियाई नरेश था, तुर्मै उस समय मिस्र का नरेश था और अंतिकिन मेसिडोनियन नरेश था, मग एपिरस का नरेश था और अलेक्सुंदर सीरिन का नरेश था। ठीक है ना, साथ ही इसने आठविक राज्यों का भी उल्लेख किया है और इसके साथ यवन, गांधार और कंबोज का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में किया है। इस प्रकार अशोक द्वारा जो अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख है वह 13वें शिलालेख में है और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि जो तृतीय बौद्ध संगीत थी इसका आयोजन कब हुआ था। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व। देखिए बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में, इसलिए इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बौद्ध संगीतियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथों में अभी तक 4 बौद्ध संगीतियों की चर्चा हुई है। हम चारों की तेजी से चारों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, यह याद रखिएगा। ठीक है ना, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कब हुई थी? समय इसका क्या है? समय इसका है 483 ईसा पूर्व, मतलब 483 बीसी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है। और किसके शासन काल में हुई थी? तो शासन काल जान लीजिए। शासनकाल पहली बौद्ध संगीति का शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का था। ठीक है ना, अजात शत्रु का था। बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए इसी बौद्ध संगीति में जो बुद्ध के उपदेश थे उनको विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। क्या है? विनय पिटक व सुत्त पिटक की रचना इसी बौद्ध संगीत में हुई, यह जान लीजिए आप। सुत्त पिटक की रचना इसी बौद्ध संगीत में हुई, पहली बौद्ध संगीत में। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। क्या है? दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। यह कब हुई? तो यह सबसे पहले यह कहाँ हुई? तो यह वैशाली में हुई। अब देखिए यह भी बिहार में स्थित है, इसीलिए कहता हूं कि जो बौद्ध संगीत से संबंधित, जो बुद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है वह बिहार पीसीएस के लिए बहुत रिलेवेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। इसका टाइम क्या है? समय क्या है? इसका समय है 383 बीसी। 383 बीसी में वैशाली में हुई। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे साबक मीर। कौन थे?
साबक मीर इसके अध्यक्ष थे, या इन्हें कामनी भी कहा जाता है, सर्वकामी कहा जाता है, सर्वकामी भी इन्हें कहा जाता है, या इन्हें साबक मीर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस समय शासक कौन था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय शासक कौन थे? कालाशोक थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और द्वितीय बौद्ध संगीत में सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ वो क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूटा। वह कौन सा था? बौद्ध जो अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ, तो अनुशासन से संबंधित दो विभाजन हो गया। इसमें स्थविर और महासांगिक दो भागों में बट गए। ये है स्थविर व महासांगिक। महासांगिक दो भागों में इसका विभाजन हो गया। ठीक है ना। तो यह द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ। अब आ जाते हैं तीसरी बौद्ध संगीत, जो आपके प्रश्न में पूछा है। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कब होता है? तो सबसे पहले स्थान जानते हैं। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है ना। पाटलिपुत्र इसका स्थान है तृतीय बौद्ध संगीत का। और इसका समय क्या है? टाइम देख लेते हैं। समय इसका क्या है? 251 बीसी। ठीक है, 251 बीसी या ईसा पूर्व। तो 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है ना। और इस समय जो अध्यक्षता कौन करता है तीसरी बौद्ध संगीति के? तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब शासनकाल किसका था? शासनकाल आप बताइए किसका था? शासनकाल उस समय था अशोक का। ठीक है ना। अशोक का शासनकाल था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए अशोक के शासनकाल में अब इस समय क्या हुआ? तीसरी बौद्ध संगीत की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह क्या हुआ? इस समय तीसरे पिटक की रचना हुई। तीसरा पिटक कौन सा आया? अभिधम्म पिटक। क्या आया? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अभिधम्म पिटक की रचना हुई तीसरी बौद्ध संगीत में। पहले में सुत्त पिटक व विनय पिटक की, और तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। ठीक है ना। तो आप देखिए ये तीन बौद्ध संगीत हो गई। अब चौथी के बारे में जान लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीत के बारे में जानते हैं। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ? ये हुआ कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ। यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस समय टाइम क्या था? समय क्या था? तो इस समय टाइम था लगभग जो है लगभग पहली ईस्वी, प्रथम ईस्वी था। ठीक है ना। प्रथम ईस्वी का समय था। यह जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी का समय था। तो यह पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में जान लीजिए। यह थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। वसुमित्र एवं अश्वघोष। अब देखिए अश्वघोष भी बिहार के निवासी थे। तो वसुमित्र एवं अश्वघोष जो है इसके अध्यक्ष थे, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है यह उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना। यह उपाध्यक्ष थे। और इस समय शासनकाल किसका था? अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो शासक कौन था उस समय? तो उस समय शासक थे कनिष्क। कनिष्क शासक थे। अब देखिए दोस्तों इस समय क्या हुआ? जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या था? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। क्या हुआ? दो संप्रदायों में बट गया बौद्ध धर्म। और कौन कौन से दो संप्रदाय बने? एक बना हीनयान और दूसरा बना महायान। ठीक है। दो संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। चूंकि हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज है इसलिए इसमें सारी व्याख्या करना संभव नहीं है। हमने आपको एक मोटा मोटा बता दिया। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। आप देखिए कि बौद्ध संगीतियां जो हुई उसमें से प्रथम 3 बौद्ध संगीतियां बिहार राज्य में ही हुई हैं। ठीक है। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई। अब देखिए पहली जो संगीति थी उसमें जो शासक थे वो कालाशोक थे। तो पहली बौद्ध संगीति के शासक थे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु किस वंश के थे? यह देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु हर्यंक वंश के थे। ठीक है ना। हर्यक वंश के शासक थे। फिर आ जाते हैं कालाशोक। कालाशोक किस वंश के शासक थे? यह शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है ना। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
खासकर बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालाशोक किस वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश के शासक थे। फिर तीसरे आ जाते हैं अशोक। अशोक किस वंश के शासक थे? यह मौर्य वंश के शासक थे। और चौथे आ जाते हैं कनिष्क। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो यह कुषाण वंश के शासक थे। तो इस प्रकार 4 शासकों के नाम देखे और 4 बौद्ध संहिताएं इस प्रकार हुई। तो आपको यह बौद्ध संहिताएं एज इट इज याद रखनी है। हमने जो बता दिया कि जहां जहां जिन बौद्ध संहिताओं के जो प्रमुख निर्णय हुए उसके बारे में भी हमने बता दिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई है बातें तो इसको 2 बार 3 बार सुन के याद कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक का धम्म क्या था? एक नैतिक आचार संहिता थी, ठीक है ना। अशोक का धम्म कुछ नहीं था, एक नैतिक आचार संहिता थी, एक जीवन शैली थी, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो देखिए अशोक ने जो है जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो वह फिर धर्म यात्रा पे जाने लगा और उस धम्म यात्रा के दौरान उसने सबसे पहले कहाँ की यात्रा की? तो अशोक ने सबसे पहले यात्रा की बोध गया की, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष, कब? अशोक जो है अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। किस वर्ष में गया? 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। और 20वें वर्ष, कब? 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है ना। लुम्बिनी में जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। सबसे पहली यात्रा उसकी यही थी, बोध गया की यात्रा। और अपने अभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया। क्या किया? लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और कर को कर दिया कितना? 1/8 भाग, घटा करके कितना कर दिया? 1/8 भाग। तो अशोक ने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और सबसे पहली यात्रा अपने अभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की थी। अब देखिए महात्मा बुद्ध के संबंध में एक चीज और बता देते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान हैं जिन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है। हम आपको वो 8 स्थान बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 8 इंपॉर्टेंट स्थान है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए उसमें से पहला स्थान है जहां उनका जन्म हुआ था। तो पहला स्थान है लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी पहला स्थान है। दूसरा स्थान है गया, गया है। फिर तीसरा स्थान है सारनाथ, तीसरा स्थान है सारनाथ। चौथा स्थान है कुशीनगर, आपको पता है यही महापरिनिर्वाण हुआ था। चौथा स्थान है कुशीनगर, ठीक है। पांचवा स्थान क्या है? पांचवा स्थान है श्रावस्ती, श्रावस्ती। छठवां स्थान क्या है? छठवां स्थान है संकास्य, छठवां स्थान है संकास्य, ठीक है। सातवां स्थान है राजगिरी, सातवां स्थान है राजगिरी। और 8वां स्थान क्या है? 8वां स्थान है वैशाली। इस प्रकार ये महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 8 स्थान हैं इन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध किसी न किसी समय इन जगहों की यात्रा किए थे और यह स्थान उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन 8 स्थानों को अष्ट महास्थान कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो यह किया था उदयन ने। उदयन जो है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अब देखिए उदयन के बारे में जान लेते हैं। उदयन का जो शासनकाल था वो क्या था? वह था 461 ईसा पूर्व से, मतलब 461 बीसी से और 445 बीसी माना जाता है, ठीक है ना। 461 बीसी से 445 ईसा पूर्व उदयन का शासनकाल माना जाता है। और उदयन किस वंश का शासक था? यह था हर्यक वंश का शासक। क्या था? हर्यक वंश का शासक था और यह जो है अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। उदयन ने सबसे पहले
सोन और गंगा के संगम पर उदयन ने गंगा व सोन के संगम तट पर कुसुमपुर नामक स्थान पर, किसमें? कुसुमपुर नामक स्थान पर, कुसुमपुर नामक स्थान पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। किसने? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उदयन ने उसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। 461 से 445 बीसी में उदयन का शासनकाल है और यह हयग् वंश का शासक था। इसने गंगा व सोन नदी के तट पर कुसुमपुर नामक स्थान पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था, यह भी जान लीजिए। उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था, यह भी याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, यह भी याद रखिए कि उदयन जैन धर्मावलंबी था। इस प्रकार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। वह किस वंश का शासक था? हयग् वंश का शासक था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो देखिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आपको पता है कि चंद्रगुप्त का युद्ध जो है सेल्यूकस से हुआ था। बाद में संधि के बाद यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा गया था और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है। ठीक है, इंडिका पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण पर्यटन बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण पर्यटन बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है राजगीर तथा मुंगेर में। बिहार के राजगीर तथा मुंगेर में एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण पर्यटन केंद्र विकसित किया जा रहा है और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार क्या है? बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो बिहार में जो मंडन मिश्र पुरस्कार है वह धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता है कि मंडन मिश्र जो है धर्म और दर्शन के ज्ञाता थे। आपने इनका एक जो है वो भी सुना होगा कि इन्होंने शास्त्रार्थ किया है। तो मंडन मिश्र जो है धर्म और दर्शन के ज्ञाता थे। ठीक है ना, तो जो मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ था वो शंकराचार्य से था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें मंडन मिश्र जो है हार गए थे। मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने हरा दिया था और मंडन मिश्र की हार के बाद उनकी पत्नी थी भारती। क्या थी? उनकी पत्नी भारती थी और भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा और अंततः भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप जानते हैं कि मंडन मिश्र धर्म एवं दर्शन के विद्वान थे। शंकराचार्य से इन्होंने शास्त्रार्थ किया जिसमें वो हार गए, लेकिन उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। ठीक है, तो बिहार में जो मंडन मिश्र का पुरस्कार है वह धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार का पहला रेल पुल क्या है? बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? पहला रेल व सड़क पुल। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। बिहार का पहला रेल व सड़क पुल जिसका नाम है राजेंद्र पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है बेगूसराय और पटना को। ठीक है, बिहार का पहला रेल व सड़क पुल राजेंद्र पुल जिसे कहते हैं, यह दो जिलों को जोड़ता है। किन दो जिलों को? बेगूसराय व पटना को जोड़ता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में कब आगमन हुआ था? तो मेगास्थनीज का आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। ठीक है ना, तो मेगास्थनीज का जब पाटलिपुत्र आगमन हुआ तो 315 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखिए किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वह है यूनानियों से। ठीक है, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रसिद्ध यूनानी सार्थक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के साम्राज्य को सिकंदर से बचाने में सफलता पाई, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, देखिए सिकंदर का जो है आक्रमण जो था उसमें यह पूछा जाता है कि सिकंदर कब भारत से वापस गया, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 326 बीसी में सबसे पहले 326 बीसी में सिकंदर भारत आया था। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था, और यहां से फिर 323 ईसा पूर्व के आसपास यह वापस लौट गया। ठीक है ना, तो इस तिथि को याद रखिएगा। भारत कब आया था सिकंदर? तो 326 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना वह बना बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है। और बिंदुसार का काल कब तक होता है? तो 298 ईसा पूर्व से, बिंदुसार का जो काल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। बिंदुसार का काल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है वह 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, 323 ईसा पूर्व से 295 ईसा पूर्व है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। ठीक है ना, तो इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य कालीन चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मौर्य कालीन चामर ग्राहिणी यक्षी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? देखिए पाटलिपुत्र के नगर का जो निर्माण था तथा उसकी सुंदरता का जो वर्णन किया है वह किया है मेगस्थनीज ने। हमने आपको बताया अभी कि मेगस्थनीज ने जो है एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य और भारत के संबंध में बहुत उपयोगी जानकारी है। मौर्य प्रशासन का की भी चर्चा है, और इसमें पाटलिपुत्र नगर का पूरा संपूर्ण वर्णन दिया गया है, जिसमें मेगस्थनीज कहता है कि 30 सदस्यों की 6 समितियों, मतलब 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में प्रशासन विभाजित था, और इसी के द्वारा पाटलिपुत्र नगर का शासन किया जाता है था। ठीक है ना, तो मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर निर्माण, सुंदरता और प्रशासन का कंप्लीट वर्णन किया है। ठीक है ना, तो यह भारत के तत्कालीन परिस्थितियों के जानने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका, जिसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो आपको बताना है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र भेजा था? तो वह थे बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय ने अपने राजदूत डायोनिसियस को पाटलिपुत्र भेजा था। देखिए ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में कई विदेशी राजाओं के राजदूत भारत में आए, उसके शासनकाल में आए। जैसे यह बताया जाता है कि स्ट्रैबो कहता है सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था इसके दरबार में। किसने?
एंटियोकस ने सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। साथ ही प्लिनी बताता है कि टालमी फिलाडेल्फस ने, यह प्लिनी कहता है कि टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था। ठीक है ना। साथ ही एक लेखक है एथिनियस, वह भी यूनानी लेखक है। उसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम के बीच जो है मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार किया था और उन्होंने सीरिया के शासक से मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। किससे मांग की थी? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से उसने क्या किया था? सूखी अंजीर, दार्शनिक तथा मदिरा की मांग, मीठी मदिरा की मांग की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार बिंदुसार के समय में कई देशों के राजदूत पाटलिपुत्र आए थे। ठीक है ना। तो उसी में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसियस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है गोरौल वैशाली में। ठीक है ना। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है गोरौल वैशाली में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केला अनुसंधान केंद्र गोरौल वैशाली में है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो यह किलोमीटर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है, 345 ये किलोमीटर है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? यह कौन कहता है? किस लेखक का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस या पालीपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो यह कहता है स्ट्रैबो। ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक या पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, यह बताइए। तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अब इस संबंध में दोस्तों दो तरह की बातें हैं, हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए, पहला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में और यह जो है जेपी नारायण के निर्देशन पर इसका जो है गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो एक तो ये हो गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण को माना जा सकता है, क्योंकि इसमें फूलन प्रसाद वर्मा ऑप्शन में नहीं है। तो इन्हीं के निर्देशन में फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की थी। अब देखिए, इसमें एक दूसरा बिंदु आता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कौन सा? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था जेपी नारायण ने। ठीक है ना। यह जेपी बाबू ने किया था और कब किया था? 1934 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें जेपी नारायण के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है। राम मनोहर लोहिया भी थे इनके साथ। यूसुफ मेहर अली भी इनके साथ थे और आचार्य नरेंद्र देव भी थे। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव भी इनके साथ थे। ठीक है ना। तो बिहार, देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्थापित हुई, लेकिन अगर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो यह 1934 में स्थापित हुई और जेपी बाबू इसके कर्ता धर्ता थे। इनके साथ थे राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और यूसुफ मेहर अली। ठीक है ना। तो यह भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, बिहू।
बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो देखिए बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यह पूछा जाता है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्विक रिवीजन के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम बिहार पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आने वाले हैं। लगभग मैटर तैयार हो गया है, बहुत जल्दी आपके सामने रहेगा। हमारा उद्देश्य प्रश्नों को बहुत ज्यादा पढ़ा के उसमें से प्रश्नों को फंसाने का नहीं है। हम कम से कम प्रश्नों को पढ़ाते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही आप कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।